इस वक्त शायद तुम अकेले ही इन दोनों लड़कियों को कुछ समझा रहे थे। बेबी, ब्लैक डैड इस बार किसी खटकने कुत्ते की तरह गुर्राया। इस वहम में न रहना, अब मेरे आदमी पोशीदा रहते हैं। तुमने जरा भी तेवर बदले तो पूरी डिस्ट्रिक्ट बारूद की बू से भर जाएगी। हाल में मेरे मुसल्ला आदमी पूरी तरह होशियार हैं। अपने मसाइल को तुम खुद बेहतर समझते हो। मैंने मुदाखलत करते हुए कहा, मैं इस पर रायज़नी करने का कोई हक नहीं है। ये बताओ कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। इस दौरान में वीरा ने झूठे गिलास को टॉनिक वाटर से खंगाल कर ट्रे में खाली किया और ब्लैक डैड पर तवज्जो दिए बगैर गिलास बनाने में मसरूफ होगी। ये लड़की आज भी इस हकीकत पर यकीन नहीं कर सकी कि जमीलाइड मारा जा चुका है। ब्लैक डैड ने अपने गिलास को दोनों हथेलियों में घुमाते हुए कहा, अब से नीच नवाई के साथ अपने तौर पर जिंदा रहने का करीना सीख लेना चाहिए। वो दिन हवा हुए जब जिमी की वजह से हर शख्स इसका एहतराम करता था। इसके लिए हर शख्स ब्लैक डैड साबित नहीं होगा। मैं तुम्हारे मसाइल पर राय नहीं दे सकती, तो तुम भी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे जिंदगी भर सुरंगों रखने के लिए यही एक एहसान काफ़ी है कि मेरा सुराग लगाने के बावजूद तुमने मुखबरी करके इनाम हासिल करने की कोशिश नहीं की। अमेरिका में तो लोग शायद इतने बड़े इनाम के लालच में अपनी माओं को भी बेच डालें। हर शख्स डॉलरों के पीछे दीवाना बना हुआ है। ब्लैक डैड ने चंद सानियों के लिए खामोश रहकर अपने गिलास से एक बड़ा घूंट लिया। हम दोनों ने भी अपने अपने गिलास से पहला घूंट लिया। फिर मजीद तवक्कुफ के बाद वो बोला, हार्लिम के फसादात की आग अब ठंडी पड़ रही है, मगर उसने मेरी साख को नुकसान पहुंचाया है। मैं उसकी बहाली की कोशिश कर रहा हूं। शायद इस बारे में तुम मेरी मदद कर सकते हो। यह ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? वीरा की तलख कलामी के रद्द-ए-अमल से महफूज रहने के लिए उससे मुज़ाकरात की जिम्मेदारी मैंने संभाल ली। कल तक मुझे सिर्फ शुबा था। आज एजे विल्सन की गुमशुदगी की तफसीलात मालूम होने के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुम आइजक बेल की राह पर लग चुके हो। एजे विल्सन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंस्पेक्टर के ओहदे का सीनियर टेक्नीशियन था। इसे तुमने कहाँ रखा हुआ है? अफसोस कि अमेरिका में हम किसी को कहीं रखने की पोजीशन में नहीं है। ऐसी नागुज़ीर ज़रूरतों के लिए वीरा ने तुमसे रजू किया था, मगर तुमने इसे साफ जवाब दे दिया। इसका मतलब है कि तुमने उसे मार दिया। लेकिन क्यों? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं सारी हिला कर रह गया। वीरा ने चटक कर पूछा, तुम तफ्तीश कर रहे हो? मैं पुलिस और सरकारी ओहदेदारों से कभी छेड़छाड़ नहीं करता। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे मुतवक्का हलीफों ने ऐसा इंतहाई कदम क्यों उठाया। इसने इस्तेमाल में आए बगैर वजाहत की तो अपने ओहदे की आड़ में कोई गड़बड़ करने प्रिंसटन आया था। हम पहुंचे तो वो अपना काम कर चुका था। हमने उसे अगवा कर लिया। उसे जुबान खोलने से इनकार किया और हमको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे ठिकाने लगाना पड़ गया। मैंने बहुत नपे-तुले अंदाज में वो वाक़या चंद फिक्रों में समेट दिया। सरकारी ज़राए सख्त राजदारी से काम ले रहे हैं। वफाकी एजेंसियाँ हरकत में आई हुई हैं। मेरे आदमी ने प्रिंसटन से जो मालूमात हासिल की हैं वो मानी खेज़ हैं। परसों रिंग्स वालों की एक गाड़ी ने खिलाफ़े मामूल 3 क्रेट वहाँ के गोदाम में पहुँचाए। परसों ही किसी मिस रुथ बेल ने इसके बराबर वाला गोदाम किराए पर लिया और कल विल्सन गायब हो गया। वो पेटियां कराची भेजी जा रही हैं। हमारा ख्याल है कि एक पाकिस्तानी एटमी बिजली घर के लिए भेजे जाने वाले इन पुर्जों में विल्सन ने कोई तकरीब कारी की है, वरना रिंग्स वाले वो पेटियां प्रिंसटन ना पहुंचाते। तुम यहाँ पाकिस्तान के सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर रहे हो? उसकी आवाज़ गंभीर होगी। वीरा यहाँ आइजक बेल से अपने बाप का इंतकाम लेने आई है। हम इसी के पीछे लगे हुए हैं। इस चक्कर में पाकिस्तान क्या रूस को भी कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। क्यूबा के मफादात को फ़ायदा पहुँच सकता है। उसका यह मतलब नहीं होगा कि हम इन मुल्कों की एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारी दलील काबिल फ़हम है। क्या मैं इस पर एतबार कर लूँ? ब्लैक डैड ने पूछा। ना करो, वीरा बोल पड़ी, और हमें वापस जाने की इजाज़त दे दो। जाना चाहती हो तो ज़रूर चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, उसने बेरुखी से कहा। और तुम CIA को मेरे यहाँ मौजूदगी से बाखबर कर दोगे? मैं कमीना नहीं हूँ कि अपने कॉल से फिर जाऊँ। इनामी मुखबरी पर भी मैं लानत भेज चुका हूँ। अपने थूके हुए को मर कर भी नहीं चाटूंगा। यह ध्यान रखना कि अब तक FBI वालों ने मिस रुथ बेल की तलाश शुरू कर दी होगी। इस इलाके के कई अफराद उसे शिनाख्त कर सकते हैं। सीधी तरह नहीं तो तुम घुमा कर नाहक पकड़ने की कोशिश करोगे। बात एक ही है, वीरा बोली। मैंने इब्तदा ही से भांप लिया था कि इस वक्त भी ब्लैक डैड के तेवर मुखासमाना नहीं थे। वीरा के तर्ज तखातुब से चिढ़कर उसने मिस रुथ बेल का हवाला दिया था। मैंने दोबारा दखल अंदाजी करते हुए कहा, अभी तक तुम महज सवालात करते रहे हो, तुमने यह नहीं बताया कि हमसे क्या चाहते हो। एक बात कान खोल कर सुन दो, मैं अपने फायदे के लिए एक हद तक ढील दे सकता हूं। मैं अपने नकेल आइजक बेल के हाथ में नहीं दे सकता। तो तुम दोनों किस गिनती में हो? इसकी वो कड़वी बात भी मैं पी गया। ये बताओ कि चाहते क्या हो? आइजक बेल का खात्मा। इस समत में मेरा काम आगे बढ़ रहा है।
इसके 2 कैदी मेरे कब्जे में हैं, तो मेरा साथ दो, मैं हर तरह तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहते हुए उसने एक झटके से अपनी जगह छोड़ दी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो हमें लेकर उसी मुस्ततील हाल से मुल्हिक एक ख्वाबगाह में ताकिल हुआ, जहाँ मसहरी पर चादरों के नीचे 2 निस्वानी हेवले ख्वाबीदा थे। मुझे सबसे पहले इन 2 लड़कियों का ख्याल आया जो हमारी आमद के वक्त ब्लैक डैड के साथ महनोशी कर रही थी, लेकिन वह हाल के आखिरी दरवाजे से बाहर गई थी। वो ख्वाबगाह इस दरवाजे से बहुत पहले वाक़ई थी। वो दोनों लड़कियां हमारी नज़रों में आए बगैर इस कमरे में नहीं पहुंच सकती थी। ब्लैक डैड ने दरमियान में से दोनों चादरों के कोने पकड़कर एक झटका दिया। वो चेहरा सामने आते ही मैं भौंच कर रह गया। मसहरी पर जैनी एक और नौजवान अमरीकी लड़की के साथ बेहोश पड़ी हुई थी। इस वक्त ब्लैक डैड की अनाप भड़की हुई थी। तो उसने हम दोनों के रद्द-ए-अमल पर ध्यान दिए बगैर कहा, इन दोनों को थोड़ी देर पहले उठाकर यहाँ पहुंचाया गया। इनमें से एक लड़की हार्लेम के फसादात के बारे में पहले से बाखबर थी और अब पागल हो चुकी है। दूसरी रिंग्स में आइजक बेल के बाद सबसे बड़े मर्तबे पर फाइज है। इनसे हम बहुत कुछ मालूम कर सकेंगे। एक पागल लड़की तुम्हें क्या बता सकेगी? मैंने तुरहम अमेज आवाज में कहा। शायद किसी माहिर नफ्सियात की कोशिशों से कुछ मालूम हो ही जाए, वरना 3 दिन बाद इसे दिमागी अमराज के अस्पताल में वापस भिजवा दिया जाएगा। हेलन राय को घरेलू और मुशफ़क़ाना माहौल फराहम करने के वादे पर ब्लैक डैड के किसी हमदर्द जोड़े ने अस्पताल से अपनी तहवील में लिया था। लिली बर्नार्ड को थोड़ी देर कबल लंच के वक्फे में रिंग्स के दफ्तर की इमारत से निकलने पर अगवा किया गया था। हेलन राय को हम दोनों ने पहली बार देखा था, यानी हमारे लिए अजनबी न थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि इसके अगवा के 1.5-2 घंटे बाद ही हम वहां मौजूद थे। अगर इन लोगों को इनके होश में आने के बाद तशद्दुद करने का मौका मिल जाता तो इस नर्मो नाजुक सी लड़की का हुलिया बिगाड़ कर रखती थी। पता नहीं तशद्दुद के नतीजे में वो इनके सामने क्या कुछ उगल बैठती। मेरा मशवरा है कि दोनों लड़कियों के होश में आने से पहले इन्हें रिहा कर दो। आइजक बेल के गिर्द हमारा घेरा तंग हो चुका है, वो किसी वक्त भी मारा जाएगा। तुम इसके किन किन ठिकानों से वाकिफ हो? ब्लैक डैड ने वापस लौटते हुए पूछा। रिंग्स। मेरे मुंह से पहला लफ्ज अदा होते ही उसने मेरी बात काट दी। वो मैं भी जानता हूँ, वह उसकी मर्जी के बगैर चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता। वो हर वक्त हमारी दस्तरस में है। तुम चाहो तो मैं इससे इसी वक्त बात कर सकता हूँ। मैंने महज जैनी की रिहाई के ख्याल से उसे वो पेशकश कर डाली। अगर तुम्हारी और उसकी बातें हौसला अफजा साबित हुई तो मेरा वादा है कि इसी वक्त दोनों लड़कियों को वापस भेज दिया जाएगा। शायद तुम्हें भरे भरे बदन वाली लिली बर्नार्ड पर ज्यादा तरस आ रहा है। वीरा की मौजूदगी में मैं किसी खूबरू लड़की पर तरस नहीं खा सकता। मैंने पहली बार ब्लैक डैड से मजाक के लहजे में बात की। मेरी सारी हमदर्दियां पागल लड़की के लिए हैं। ब्लैक डैड का तबसरा सुनते ही वीरा ने मेरे पहलू में कौनी मारकर मुझे ये जताने की कोशिश की थी कि इस जैसे बेखबर शख्स ने भी जैनी की जात में मेरी दिलचस्पी भांप ली थी। मेरे जवाब पर ब्लैक डैड दरिंदगी से हंसा और बोला, मैंने सुना था कि तुम दोनों ने बस शादी ही नहीं की, वरना तुम्हारी दोस्ती बहुत गहरी है। ब्लैक डैड प्लीज। वीरा ने एहतजाज किया, ये हमारे जाती मामलात हैं। सॉरी बेबी। उसे दोनों हाथ फैलाकर सर को कदरे खम देते हुए कहा, शादी मैंने भी नहीं की। इस झंझट में पड़कर आदमी बुज़दिल और मसलहत पसंद हो जाता है। सोफा संभालते ब्लैक डैड ने एक इंस्ट्रूमेंट का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए बगैर किसी को स्पीकर फोन लाने की हिदायत की। चंद मिनट ही में 2 अफराद मेज पर एक स्पीकर फोन का इजाफा कर चुके थे। अब आइजक बेल से बात करो, उसने बेअतवारी से मुतालबा किया। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। इस वक्त 4 बजने में 25 मिनट बाकी थे, जबकि मैंने आइजक बेल को फोन करने के लिए 4 बजे का वक्त दिया था। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं वाकई उसी से बात कर रहा हूं? मैंने पूछा। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे और उसकी आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूं। मैंने स्पीकर फोन ऑन करके आइजक बेल का नंबर मिलाया तो पहली घंटी पर ही उसकी इस्तरारी आवाज सुनाई थी। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैं कहीं उलझ गया हूं। 4 बजे तुमसे रब्ता नहीं कर सकूंगा। मैंने फौरी तौर पर एक बहाना बनाते हुए कहा। और डैनी, तुम क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? उसकी आवाज में मायूसी उमड़ आई। सब्ज फाइल के बगैर मेरा एक एक लम्हा ज़हनी कर्ब के आलम में गुजरा है। तुम उसके बारे में कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हें खुला ऑफर दे चुका हूं। क्या तुम उस नौजवान लड़की के कर्ब का अंदाजा लगा सकते हो जिसे तुमने हक गोई की पादाश में पागल कर दिया था? मैंने ब्लैक डैड को सुनाने के लिए तंज से पूछा। जो होना था वो हो गया। वो पेंसिल से लिखी हुई कोई तहरीर नहीं थी जिसे आसानी से मिटाया जा सकता। उसने मेरी मुलाजमत को लात मारी थी। उसे भूल जाओ। आज लंच के बाद से एक और अहम लड़की मफरूर है। तुमको मेरी मुश्किलात का अंदाजा। वह अपने गुनाहों के वबाल में मुब्तला होकर बुलबुला रहा था। ब्लैक डैड हैरत से वो बातें सुन रहा था। मेरे लिए वो अयादा बेसूद था। मैंने कहता कलामी करते हुए कहा, तुम अपने दफ्तर में मौजूद रहो। मैं ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक तुमसे बात करने की कोशिश करूंगा। वो पहला मौका था कि मैंने CSD के बगैर उससे बेखौफ व खतर होकर बात की। वह बार बार की आजमाइश के बाद ऐसा खाइफ हो चुका था, इस वक्त मेरी काल का सुराग लगाने के बारे में सोच भी ना सका होगा।
मुझे ख्याल आया कि मैंने ब्लैक डैड को टालने का एक मौका गंवा दिया था। अगर मैं उसे नंबर ट्रेस होने का खौफ दिलाता तो शायद वो मुझे आइजक बेल से बात करने पर मजबूर नहीं करता। तुमने तो चक्कर में डाला हुआ है। फोन बंद होते ही ब्लैक डैड बोला, ये सब फाइल क्या बनाया है जिसके लिए वो यूं मरा जा रहा है? मेरी नजरों में वो एक मुहम्मल सी फाइल थी जिसमें नाकाबिले फहम अल्फाज में टाइप किए हुए चंद औराक थे। मैंने ब्लैक डैड के अज़ाइम की रोकथाम करते हुए कहा, वो फाइल तुम्हारे हाथ कैसे लगी और अब कहाँ है? ब्लैक डैड ने पूछा। उसके दफ्तर की तलाशी में हाथ लगी थी। मैंने बेमसरफ समझ कर उसे तल्फ कर दिया। यह तुमने संगीन गलती की। वो यकीनन कोई खुफिया मुआहदा होगा। उसने पछतावा जाहिर किया। इसके दफ्तर तक तुम्हारी रसाई कैसे होगी? मेरा हर जवाब उसकी हैरानी में इजाफा कर रहा था। एक लंबी कहानी ले बैठे तो रात हो जाएगी। ये बताओ कि अब क्या इरादा है? सबर आजमा मुज़ाकरात के बाद मैं रफ्ता रफ्ता उसकी बराबरी की सतह पर आ गया था। मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुमने इस पर इतना मजबूत हाथ डाला हुआ है तो मैं कुछ और ही करता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुमने उससे दोबारा बात करने का वादा किया है। फाइल देने के बहाने उसे कहीं बुलाओ, मैं उसे आज ठिकाने लगा दूंगा। लड़कियों को कब तक रिहा करने का इरादा है? मैंने धीरे से सवाल किया। ओह, अब वो बेकार हैं, इन्हें इसी वक्त वापस भेज दिया जाएगा। ये कहते हुए उसने अपनी हार्ट लाइन का रिसीवर उठाया और किसी को लड़कियों के बारे में हदायत देने लगा। वो हमारे साथ आइजक बेल के खिलाफ मनसूबाबंदी में मसरूफ था कि 4 तनोमंद अमरीकी 2 स्ट्रेचरों के साथ हाल में आए और चंद मिनट बाद ही दोनों बेहोश लड़कियों समेत हाल से दूर उफ्तादा रास्ते से बाहर चले गए। सब कुछ तय हो जाने के बाद ब्लैक डैड के इमा पर दूसरा फोन करने से पहले मैंने उसे याद दिलाया, वो मेरे चुंगल में जरूर फंसा हुआ है मगर बहुत अय्यार है और मेरे खून का प्यासा है। उसने ड्रीमलैंड का फोन नंबर ट्रेस कर लिया तो बिला तवक्कुफ यहाँ दावा बोल देगा। वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मेरे इस्तेमाल के लिए यहाँ 2 नॉन डायरेक्टरी नंबर्स हैं। इनके बारे में उसे एक्सचेंज से कुछ मालूम नहीं हो सकता। वो खुद कानून शिकन और जराइम पेशा था मगर अपने निज़ाम की बुनियादों पर उसका एतमाद काबिल रिश्क था। यही बात आइजक बेल भी मुझसे कह चुका था। हैरान कुन बात यह थी कि जिंदगी के तमाम शोबों में ऐसे सख्त और मुनसिफाना कवानीन राइज होते हुए भी अमेरिका में जराइम खूब फल फूल रहे थे। तुमको कोइज से मिड टाउन टनल से गुजर कर ठीक 5 बजे एक्सप्रेस वे पर होना है। न्यूटन क्रिक की शुमाली शाख से गुजर कर तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। दूसरी बार राब्ता होते ही मैंने ताकमाना लहजे में आइजक बेल को हदायत जारी कर दी। तुमने इस फाइल की क्या कीमत मुकर्रर की है? फाइल की वापसी की उम्मीद पैदा होते ही उसकी आवाज़ है जान अमेज़ होगी। कीमत का तयन तुम खुद करोगे। मुझे बड़े नोटों की सूरत में नकद रकम दरकार होगी। मोहलत बहुत कम है मगर मैं बंदोबस्त कर लूँगा। इस बात की क्या जमानत है कि मेरे साथ धोखा नहीं होगा? मेरी गैर मुतवक्का आमादगी ने उसे वसवसों में मुब्तला कर दिया था। मैंने ब्लैक डैड को आंख मार कर बेरहमी से कहा, मैं कोई जमानत नहीं दे सकता। तुम्हें यह खतरा मोल लेना होगा। तुम जानती हो कि मेरे पास मुतबादल खरीदार भी मौजूद है। ठीक है, मैं खतरा मोल लूंगा। तुम्हें मेरी तरफ से तो कोई खतरा नहीं है ना? बस ये जान लो कि मेरा बाल भी बीका हुआ तो मेरे हमदर्द इस फाइल की नकूल असल कहानी के साथ हर तरफ फैला देंगे। मुझे तुम्हारी किसी जमानत के बगैर पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तुमसे जितना आसान काम नहीं है। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। मुकर्रर मकाम पर तुम कार से उतर कर खाली हाथ मेरा इंतजार करोगे। मैंने आखिरी हदायत देकर फोन बंद कर दिया और ब्लैक डैड ने फौरन दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। कोइंस न्यूयॉर्क की वही बोरो थी जहां जैनी मुकीम थी। इस इलाके में ब्लैक डैड के हाथों जैनी के बाज का शिकार एक अनोखा तजर्बा साबित हो सकता था। फौरी तौर पर रवानगी की तैयारियां शुरू हो गई। 5 बजे के बाद ड्रीमलैंड के अमले और फनकारों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाना था। हम लोग 4:30 बजे हाल के दूर उफ्तादा दरवाजे से बाहर निकले तो वहां कुशादा जीने मौजूद थे। शायद हाल और स्टेज के अक्क में वाक़ ड्रेसिंग रूम पर दफातर या अयाशी के मराकज कायम थे। ब्लैक डैड हमें लेकर नीचे उतरता चला गया। वो एक कुशादा और ज़ेर ज़मीन के राज था जहाँ मुतअद्दिद गाड़ियाँ मौजूद थी और इनके दरमियान जा बजा मुस्तअद और मुश्तबा अफराद टहलते नजर आ रहे थे जिनका ताल्लुक ब्लैक डैड के मुहाफिजों से हो सकता था। गैराज के अगले हिस्से में ब्लैक डैड की मुहिम के लिए तारीक शीशों वाली एक चमकती हुई स्याह बेविक मौजूद थी। मैं पिछली सीट पर ब्लैक डैड और वीरा के दरमियान बैठ गया। रहीम शहीम गनमैन ने ड्राइवर के बराबर वाली सीट संभाली और गाड़ी रेंगती हुई सतह जमीन पर आ गई। गनमैन ने इस असना में अपने पायदान से एक खुदकार राइफल उठाकर ब्लैक डैड के हवाले कर दी थी। राइफलों के नाल पर साइलेंसर भी चढ़ा हुआ था। उसने अपने मानूस हथियार पर एक सरसरी नजर डालकर इसे नीचे रख दिया। बेविक के ताकतवर इंजन के लिए मेन हिटन के ट्रैफिक की रुकावटें एक आजमाइश से कम नहीं थी। फिर भी 46वीं स्ट्रीट से कोइंस मिड टाउन टनल तक का फासला काफी तेजी से तय हो गया। ट्रैफिक की रोशन अलामात और इशारों से जगमगाती हुई ज़ेर ज़मीन सुरंग से गुजरते हुए ब्लैक डैड ने ड्राइवर को हदायत की कि वो बराह रास्त एक्सप्रेस वे पर जाने के बजाय कोइंस के रहायशी इलाके में उतर जाए। इस तरह वो शायद चंद फाजिल मिनट गुजारना चाह रहा था।
ड्राइवर ने मौका पाते ही अपनी लाइन तब्दील कर ली और सड़क अबूर करने के बाद हम जैक्सन एवेन्यू में दाखिल हो गए, जो क्वींस के खूबसूरत और साफ सुथरे रहायशी इलाकों से गुजरती है। इस दौरान में ब्लैक डैड बार बार अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डालता रहा। ठीक 5 बजे उसने ड्राइवर को एक्सप्रेस वे पर जाने की हदायत की और बेआवाज राइफल को उठाकर गोद में रख लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बरक्स अमेरिका में सारा ट्रैफिक दाहिने हाथ पर चलता है और गाड़ियों को बाएं जानिब से ओवरटेक किया जाता है। इस नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए ब्लैक डैड ने सफर की इब्तिदा ही में ड्राइवर के पीछे वाली नशिस्त संभाल ली थी। उधर वाली खिड़की से वो आसानी से आइजक बेल को निशाना बना सकता था। मुझे देखना था कि वो चलती हुई गाड़ी में से किस हद तक निशाना ले सकता था। एक्सप्रेस वे पर इस वक्त ट्रैफिक से ज्यादा नहीं था। दफातर वगैरह से छुट्टी के बाद मैनहट्टन से इस तरफ आने वाला रेला इस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था। ड्राइवर ने अपने मालिक की मर्जी का अंदाजा लगा लिया था। वो किसी उजलत का मुजाहरा किए बगैर धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। न्यूटन क्रैक की शाख के आसार नजर आते ही ब्लैक डैड ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर दिया, सर घुमाकर पीछे वाली सड़क का जायजा लिया, राइफल की नाल का सिरा खिड़की पर टिकाया और पहलू बदलकर अपना जाविया दुरुस्त करते हुए ड्राइवर से बोला, रफ्तार ऐसी रखो कि क्रैक पार करते हुए हमारी कार और पिछली गाड़ी के दरमियान काफी फासला पैदा हो जाए। जिससे उजलत है उसे निकल जाने दो। पुल अबूर करते हुए खम खाती हुई एक्सप्रेस वे के दाहिने सिरे पर सड़क से कतरे उतरकर एक लंबी सी ग्रे रंग की गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। इस गाड़ी के करीब ही एक दराज कामत और बारिश हेवला टहल रहा था। दिन के उजाले में दूर तक हर चीज बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। गाड़ी में मौजूद हर शख्स आने वाले लम्हात के तसव्वुर से मुस्तरिब था। रुकी हुई गाड़ी के करीब रफ्तार सुस्त है और हमवार हुई। ब्लैक डैड ने सर्द आवाज में ड्राइवर को हदायत देकर आखिरी बार अकब का जायजा लिया। आइजक बेल का बेचैनी से टहलता हुआ हेवला तेजी से वाज़ेह होता जा रहा था। अचानक मेरे जिस्म और पसलियों पर ब्लैक डैड के वजूद और कोहनियों का बोझ पड़ने लगा, जो किसी हद तक वीरा पर मुंतकिल हो गया। राती हुई और सुबह अंदाज में रेंगती हुई बेवक गिरे गाड़ी के करीब से गुजरी। ठक की एक घुटी हुई आवाज के साथ मेरी पसलियों में ब्लैक डैड की कोहनी चुभी और आइजक बेल एक दिलदोज चीख के साथ फिजा में उछलकर नीचे गिर गया। वो सब चश्मे जदन में हो गया, लेकिन वक्त की रफ्तार यक ब यक यूं सुस्त हो गई थी जैसे इबरत के लिए हमें वो सब स्लो मोशन में दिखाया जा रहा हो। ब्लैक डैड ने बेआवाज राइफल तेजी से कदमों में डाल दी। ड्राइवर ऐसे मवाक़े की ज़रूरियात से बाखूबी वाकिफ था। उसने मास्टर स्विच इस्तेमाल करके फौरन ही तमाम खिड़कियों के शीशे गिरा दिए ताकि राइफल की नाल से खारिज होने वाले जले हुए बारूद की बू तेज हवाओं के साथ दूर हो जाए। इसी के साथ बेबी की रफ्तार भी बहुत तेज हो गई थी। मुबारक हो, तुमने उसे मार लिया। वीरा ने मुसर्रत से मुर्ताइश आवाज में जुबान खोली। मुझे अफसोस है कि गाड़ी के एक खफीफ से हचकोले की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का यह बेहतरीन मौका जाया कर दिया है। ब्लैक डैड ने मुस्तासफाना लहजा में कहा। क्यों, क्या तुमने उसे चीख मारकर गिरते हुए नहीं देखा? वीरा ने आगे झुक कर सवाल किया। इसके दिल में उतरने वाली गोली ही उसका खात्मा कर सकती थी। मुझे शुबा है कि गोली उसके सीने के बजाय रान के किसी हिस्से में लगी है और वह सिर्फ जख्मी हुआ है। यह बहुत बुरा हुआ, मैंने इस्तराब के आलम में कहा। यह निशाना खता होने के बाद अब वह हरगिज मेरे दाम में नहीं आएगा। जख्म खाया हुआ सांप बहुत खतरनाक हो जाता है। बस पीछे वाला ट्रैफिक शिकार के पास रुक गया है, कहो तो आगे गाड़ी दाहिनी तरफ उतार दूं? ड्राइवर ने मुअद्दब लहजे में सूरत-ए-हाल बताकर इजाजत तलब की। सामने से आने वाला ट्रैफिक एक्सप्रेस वे के दूसरे ट्रैक पर रवान था। मुझे उम्मीद थी कि जाए वारदात पर रुकने वाली गाड़ियों की वजह से वो रवानी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी। मेरी हद से बड़ी हुई खुद एतमादी ने यह वक्त दिखाया है। ड्राइवर को एक्सप्रेस वे से आबादी में उतरने की हदायत देकर ब्लैक डैड मुतासफाना लहजे में बोला। मुझे इब्तिदा ही से शुबा था कि चलती हुई गाड़ी से ब्लैक डैड के लिए एक चौकन्ने हरीफ का निशाना लेना आसान नहीं होगा, मगर न्यूयॉर्क का वो पुख्ता उम्र बदमाश इस कदर बड़बोला और पुरएतमाद था कि मैंने उसके सामने अपनी जुबान बंद रखी। इसका अरमान पूरा हो चुका था। बेखता निशानेबाजी का घमंड खाक में मिल चुका था। मुझे थोड़ी सी खुशी इस बात की थी कि ब्लैक डैड का किया हुआ फायर बिल्कुल जाया नहीं हुआ था। न्यूयॉर्क की एक एक्सप्रेस वे पर आइजक बेल जैसे अहम और ताकतवर शख्स को गोली मारकर जख्मी करना एक सनसनीखेज वाकया था जो न्यूयॉर्क ही नहीं पूरे अमेरिका में हलचल मचा सकता था। ब्लैक डैड के कहने के मुताबिक उसकी बेविक पर वारदात के वक्त जाली नंबर प्लेटें मौजूद थीं जो मौका से दूर निकल आने के बाद खुदकार तरीके पर तब्दील करके असल नंबरों पर लाई जा चुकी थी और जाली नंबर प्लेटें कार के अगले और पिछले खुफिया खानों में महफूज हो चुकी थी। फायरिंग के बाद किसी ने बेविक का पीछा करने की कोशिश नहीं की थी
अगर गाड़ी का नंबर नोट किया गया था तो वो बेमकसद हो चुका था, मगर फिर भी पुलिस की नाकाबंदी से पहले हमारा क्वींस से निकलकर दोबारा मैनहट्टन में दाखिल हो जाना जरूरी था। इन दिनों न्यूयॉर्क की इन दोनों बोरोज को मिलाने के 3 मुतबादिल रास्ते थे। पहला वही जेर आब सुरंग वाला करीब तरीन रास्ता था जिससे हम इस तरफ आए थे, मगर बेविक में इस्तेमाल शुदा राइफल की मौजूदगी में वो राह इख्तियार करना करीने मसलहत नहीं था। दूसरा रास्ता उस सुरंग के जनूब में विलियम्सबर्ग ब्रिज का था, जिसे अबूर करके हम मैनहट्टन के डाउन टाउन में रिंग्स के दफातर के करीबी इलाके में पहुंच सकते थे, मगर वो रास्ता खासा तवील था। ड्राइवर ने एक्सप्रेस वे छोड़ने के बाद आबादी का एक चक्कर काटकर एक्सप्रेस वे के नीचे से निकलकर दूसरी समत की सड़कों पर गाड़ी तुरानी शुरू कर दी। इन नाजुक लम्हात में मेरे लिए सारी अहमियत उस बात की थी कि हम लोग हिफाजत के साथ क्वींस के इलाके से निकल जाएं। ब्लैक डैड से बातें करते हुए मेरी तवज्जो बेविक के रास्तों पर भी मरकूज थी। छोटी सड़कों से गुजर कर हमारी गाड़ी क्वींस बोलीवार पर पहुंची तो ब्लैक डैड ने इत्मीनान का सांस लेते हुए बताया कि इस सड़क पर कमोपेश सीधे सफर करते हुए क्वींस बोरो ब्रिज से गुजर कर मैनहट्टन में दाखिल होने की राह इख्तियार कर चुका था। जरा सी देर में यह खबर हर तरफ फैल जाएगी कि आइजक बेल पर कातलाना हमला हुआ है। ब्लैक डैड नाकामी के इब्तदाई सदमे से संभलने के बाद कह रहा था, यह ज़ेर ज़मीन दुनिया के हर फर्द के लिए एक पैगाम होगा कि आइजक बेल से टक्कर लेकर मैंने न्यूयॉर्क में उसकी बर्तरी को चैलेंज कर दिया है। इतनी राजदारी के बावजूद यह बात फैल जाएगी कि हमला तुमने किया है। मैंने हर से पूछा, नहीं पहले तो फैला दी जाएगी। मेरे 2 आदमी इस वाक़े के चशमदीद गवाह हैं।